हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 4 दैट इज ट्रैवल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज का समरी देखेंगे। एंड हियर आई हैव प्रोवाइडेड यू विद माय हैंड रिटन नोट्स। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। सो विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ डिड ट्रैवल ग्रुप्स लिव। यानी ट्रैवल्स जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे लोग जो कि आदिवासी कहलाते हैं, यानी जो कि बहुत लंबे समय से जंगलों में रहा करते थे। उनका रहना, खाना पीना, अपना उनका जीवन का जो भी दिनचर्या था वो पूरी तरीके से जंगलों से कनेक्टेड था। यानी उनकी जो सर्वाइवल थी वो हर प्रकार से वनों पे निर्भर थी। ठीक है, तो इन लोगों की जो एक लाइफस्टाइल थी वो किस प्रकार से थी वो इसमें हम लोग अभी देखेंगे। सो योर ट्राइबल्स ग्रुप बाय द 19th सेंचुरी, tribal people in India were involved in varieties of activities। यानी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है। इस दौरान जो है आपके जो ट्राइबल्स थे वे भारतवर्ष के बहुत से भागों में रहा करते थे। ठीक है, अलग अलग जगह ये फैले हुए थे और इनके बहुत से काम थे। यानी इनके कोई एक कार्यविधि नहीं थी, अलग अलग प्रकार के कामों में ये लोग जो है एंगेज थे। तो पहला जो है वो आपके थे झूम कल्टिवेटर्स। ठीक है, जिसे कि आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये झूम कल्टीवेशन में आपने देखा है कि किस प्रकार से आपकी खेती की जाती थी। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी इज योर समवेयर झूम कल्टीवेटर्स। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज झूम कल्टीवेशन एंड ट्री टॉप्स आर कट डाउन टू अलाउ लाइट टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, इस हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपके जो पौधे थे उनका ऊपरी ऊपरी हिस्सा जो है, जो हरा भरा उनका रहता था तना, उसको काट दिया जाता था। फिर इसको जला के उसकी जो राख इनको प्राप्त होती थी उसको वे लोग मिट्टी में मिला देते थे, क्योंकि इसमें पोटैश पाई जाती है। तो पोटैश जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम करता था। ओके, और उसके बाद फिर ये मिट्टी को तैयार करते थे होए के साथ, ताकि उसमें फिर दोबारा वो कल्टीवेशन कर सके और इसमें बीज को जो है फैला दिया जाता था। ठीक है, यानी वो पूरे बहुत अच्छे तरीके से जैसे प्लॉइंग करते हैं, ओके, हार्वेस्टिंग, सोइंग, ये सब एक प्रोसेस में काम नहीं करते थे कि बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरा प्लॉइंग की फिर एक एक बीज डाला, नहीं ऐसे नहीं। बस मिट्टी को उन्होंने तैयार किया, उसमें बीज पूरे बिखेर दिए और उसके बाद जो है आपका जो हार्वेस्ट इनका तैयार होता था, जब फसल पक जाती थी तो उसको काटने के बाद जो आपका कल्टीवेटर था वो एक नई ज़मीन की तलाश में निकल पड़ता था। और जो कल्टीवेटेड फील्ड था जिसमें ये लोग खेती कर चुके थे, उसको ये लोग कुछ समय के लिए जो है उसको अनकल्टीवेटेड छोड़ देते थे। यानी इसमें फिर वो दोबारा पौधों को नहीं उगाते थे। कारण क्या था, ताकि इतने समय में मिट्टी को जो है बाकायदा पूरा टाइम मिल जाए ताकि वो अपने आप को फिर से फर्टाइल कर सके। ठीक है, तो ये तो थी इनकी पहली एक्टिविटी। और जो इनकी दूसरी एक्टिविटी थी वो थी हंटिंग एंड गैदरिंग। सो कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे जो उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से शिकार खेलने पर और वनों में घूमकर जो भी फल फूल कंदमूल जो भी मिलता था उसको इकट्ठा करके उसी में बीतती थी। ठीक है, तो इसी में इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आपको घोंस का, जो कि उड़ीसा के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये जो है कलेक्टिव हंटिंग किया करते थे। कलेक्टिव हंटिंग यानी ग्रुप्स में शिकार खेलते थे और शिकार करने के बाद जो भी इनको मीट मिलता था वो आपस में बराबर से बांट लिया करते थे। और इनका जो भी बाकी जो खाना था वो फल थे उसको खाया करते थे, जो भी जड़ें थीं, ठीक है, जो कंदमूल फल कहा जाता है वो खाते थे। फिर जो खाना वगैरह जो पकाया करते थे उसको तेल में पकाते थे, और तेल भी जो है वो आपके साल और महुआ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, साल महुआ के बीज के अंदर से लोग तेल निकाल के उसमें खाना अपना कुक करते थे। अब इनमें जब कोई बीमार पड़ता था तो इनको पूरी जानकारी थी कि किस प्रकार के पेड़ पौधों के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो ऐसे श्रब्स और हर्ब्स थे जिनको ये लोग बीमारी के दौरान इस्तेमाल किया करते। अब इनके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे, यानी जंगलों में से तो बहुत कुछ प्राप्त होता है, तो कुछ ऐसा सामान जो बाहर मिलता नहीं है, जो कि जंगलों में से मिलता था, जो कि बाहर के लोगों को उपलब्ध नहीं था, वो उसको अपने लोकल मार्केट में बेचा करते थे। ठीक है, छोटी मोटी जो बाजार लगती थी वहाँ पे लोग आते थे, वहाँ पे ये बेचते थे, उनको कुछ पैसे मिल जाते थे। ठीक है, क्योंकि कुछ पैसे इनको चाहिए होते थे, ज़रूरत तो पैसे की इनको भी होगी क्योंकि हर चीज़ तो इनके जंगलों में मिलती नहीं थी। अब ये जो कोन्स थे, इनकी एक स्पेशल प्रोडक्ट था, वो था कुसुम और पलाश के फूलों का जो
ये लोग एक रंग तैयार करते थे। तो वो ये देते थे, जो कपड़े बीनने वाले थे और जो लेदर का काम करते थे, वो अपने प्रोडक्ट्स को रंगते थे। तो उनको देने से इन लोग अपने कपड़ों को और चमड़े के सामान को रंगा करते थे। अब जो बाकी चीज़ें थीं, जो ये लोग उगा नहीं पाते थे, जैसे आपका चावल हो गया या बाकी कोई अनाज हो गया, तो वो लेने के लिए ये अपने जो जंगल से इन लोगों ने इकट्ठा किया होता था, उसके बदले में ये इसको अदला-बदली करके प्राप्त करते थे। अब ऐसी स्थितियाँ भी आती थीं जब आपके जंगलों में जो सामान था वो कम हो जाता था, तो इसमें जो है आपके ट्राइबल्स, ठीक है, वे फिर अपना मुड़ते थे काम की तलाश में, क्योंकि अब खाने को नहीं है, तो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, तब वो कुछ खाएँगे। तो इसमें वो गाँव की तरफ जाते थे या गाँव में जैसे आपके कुछ लेबर्स के काम होते हैं या फिर मज़दूरी के काम होते हैं, ठीक है? या फिर दूसरों के खेतों में जो आप दूसरे किसान हैं, फार्मर्स हैं, वहाँ पे ये एज़ अ लेबर काम कर लिया करते थे ताकि कुछ पैसे इनको मिल जाएँ। अब ठीक इसके विरोध में जो एक आपकी आदिवासी जाति थी, जो बैगास थे मध्य भारत के, वे जो हैं इस काम को पसंद नहीं किया करते थे कि हम किसी और के लिए काम करें एज़ अ लेबर। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि ये इनके सम्मान के खिलाफ है, क्योंकि ये अपने आप को वनपुत्र मानते थे कि हम जंगल के वासी हैं और हमको हर चीज़ जंगल से प्राप्त है, तो ऐसी हमारी स्थिति ही नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के लिए काम करें, ठीक है? और उसके बाद अब एक ऐसी स्थिति आई जब कि ये जो ट्राइबल्स थे, ये पूरी तरीके से आपके एक कर्ज़े और गरीबी के एक चक्र में फँस जाते थे, जिससे निकल नहीं पाते थे और इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाती थी। ये चक्र क्या था? अब ट्रेडर्स जो व्यवसायी हुआ करते थे, ठीक है? तो ये व्यवसायी जो है कुछ सामान बेचने के लिए लोकल बाज़ार में आते थे और ये जो भी बेचा करते थे, बहुत ज़्यादा महँगा होता था। अब ट्राइबल्स जो हैं, उनको ये कुछ सामान चाहिए होता था, क्योंकि भाई ये उनके जंगलों में पैदा नहीं होता है, वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनको खरीदना होता था। जब वो खरीदना होता है तो वो क्या करते थे, इसको बहुत महँगा बेचते थे, ठीक है? तो इसको खरीदने के लिए फिर ये ट्राइबल्स मुड़ते थे मनी लेंडर्स की तरफ, यानी जो पैसा देते हैं उधारी में, ठीक है? अब ये क्या करते थे कि जो मनी लेंडर्स थे, ओके? दे प्रोवाइडेड लोन्स टू ट्राइबल्स एट अ हाई इंटरेस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स। आई थिंक यहाँ पे कुछ नोट्स में कट हो गया है, ओके? So you just add it. They provide loan to tribals at high interest to fulfill their needs. Okay, इसे आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? तो अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो साइकिल थी इनकी कर्जे की और गरीबी की कैसे बनती थी, यानी जो व्यवसायी आए अपना सामान बेचने के लिए बहुत महंगा इन्होंने बेचा और ट्राइबल्स उनको खरीदना ही है क्योंकि उनकी ज़रूरत है और वो उनके पास है नहीं, तो वो उसको खरीदने के लिए मनी लेंडर से उधार लेते थे और मनी लेंडर्स फिर उनको जो भी उधार देते थे, वो उस पे जो इंटरेस्ट वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते थे कि जब आप ये पैसा हमको वापस करेंगे तो आपको इतने इंटरेस्ट के साथ हमको देना होगा। अब इसमें जो ट्राइबल्स थे वो इसमें फंस जाते थे क्योंकि उनके पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो इसको चुका सकें। ओके, सो द ट्राइबल्स सफर्ड फ्रॉम डेप्थ एंड पॉवर्टी, यानी कर्जे और गरीबी के चक्कर में वो फंस गए, ठीक है? तो अब इन सब स्थितियों का नतीजा ये निकला कि उनको ये समझ में आया कि ये जो मनी लेंडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं, यही हमारे सारे फसाद की जड़ है। मतलब जो भी आज हम सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उसका कारण जो है ये आपके ये लोग हैं, ठीक है? अब जो तीसरे ट्राइबल ग्रुप हैं, वो है आपका ऐसे लोग जो कि जानवर चराया करते थे, ओके? तो ये थे आपके पैस्टोरलिस्ट। पैस्टोरलिस्ट मीन्स ऐसे लोग जो पशुपालन करते थे और उन्हीं पशुओं के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली मूव करते थे। तो इनके जानवरों का जो झुंड होता था, भई उनको खाने के लिए चारा चाहिए। तो एक सीज़न में जहाँ उनको चारा मिला, आराम से पशुओं के साथ रहे, फिर वो सीज़न में चारा फिर ख़त्म हो गया, तो फिर वो दूसरी जगह में गए जहाँ पे उनको अपने पशुओं के लिए खाना मिल सके, ठीक है? इसमें जो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं आपका जो कि हर्डिंग किया करते थे, जैसे आपके वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स, देन योर लबेदीज ऑफ आंध्र प्रदेश जो कि गाय भैंस पाला करते थे, फिर आपके गड्डीज ऑफ कुल्लू जो भेड़ चराया करते थे, फिर बकरवाल्स ऑफ कश्मीर जो कि बकरी पालते थे, ठीक है? अब इसमें जो दूसरी एक्टिविटी है नेक्स्ट, वो है आपकी ऐसे ट्राइबल्स की जो कि सेटल्ड कल्टीवेशन में संलग्न थे, जो कि एक जगह टिक के आपका खेती का काम करते थे, यानी यहाँ से वहाँ वे घूमते नहीं थे, ठीक है? घुमंतु जाति नहीं थी ये। तो अभी धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि कुछ ट्राइबल्स अब धीरे-धीरे सेटल होना शुरू हुए, ठीक है? तो जब एक समय पर एक किसी ज़मीन पे बहुत लंबे समय तक टिक गए, तो उनको ज़मीन पे जो है अधिकार मिल गया, यानी वो ज़मीन फिर उनकी हो गई। अब जैसे इसमें आपके जो मुंडाज़ हैं छोटा नागपुर के, तो इसमें जो ज़मीन हुआ करती थी,
वो किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो पूरे की पूरी क्लैन की थी। यानी वो पूरा उनको जो समुदाय था। तो और वो कैसे मालिक हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि हमारे जो पूर्वज हैं, तो जो सबसे पहले यहाँ पर आए इस लैंड के हिस्से पे, जिन्होंने सबसे पहले खेती शुरू की, हम उनके डिसेंडेंट्स हैं, उनके वंश हैं हम, तो इसीलिए उस नाते से हम लोग इस ज़मीन के मालिक होते हैं। ठीक है। अब इस दौरान इनके सारे कामों में कुछ ऐसे लोग थे क्लैन के, जो कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। ठीक है, तो ये बन गए चीफ। तो चीफ बनने के नाते फिर इन लोगों ने अपना इंस्ट्रक्शन देने का काम किया। इन लोग खुद खेती नहीं करते थे, ये ज़मीन को रेंट पे देते थे। ठीक है। यानी उसी ट्राइबल में कुछ लोग जो चीफ हो गए और कुछ लोग जो काम करते थे, तो वो अपनी ज़मीन इनको किराए पे देते थे और बोलते थे कि आप इस पे खेती का काम कीजिए, और दिन पे दिन ये शक्तिशाली होते चले गए। ठीक है। अब ये जो आपके ब्रिटिश हैं, ठीक है, इनका ट्राइब्स के बारे में कुछ ऐसा मंतव्य था। ये कहा करते थे कि जो गोंड्स और संथाल्स हैं, ठीक है, जो कि सेटल्ड कल्टीवेटर्स हैं, तो ये कहा करते थे कि बहुत ज़्यादा सभ्य हैं। ठीक है, ऐसा इनका कहना था कि बहुत सभ्य हैं। और जबकि जो हंटर्स गैदरर्स हैं और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा असभ्य हैं, जंगली किस्म के हैं, और इनको जो है ऐसी ज़रूरत है कि इनको सभ्य बनाया जाए। ठीक है। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से आपके ट्राइबल्स जो हैं उनमें अलग अलग प्रकार की कार्यविधियाँ थी, कैसे कैसे अलग अलग टास्क फंक्शन करते थे, और ब्रिटिश का उनके प्रति किस प्रकार की एक धारणा थी। ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स। अब ये अंग्रेज़ों का जो हमारे देश में आगमन हुआ, जो ट्राइबल्स की लाइफ में इंटरफेरेंस हुआ, उनकी उनकी ज़िंदगी पे किस प्रकार का असर पड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले तो ट्राइबल चीफ्स को देखेंगे। तो ट्राइबल चीफ्स आप देख चुके कि क्लैन में जो थोड़े पावरफुल हो गए, उन्होंने अपने आप को मुखिया घोषित कर दिया। तो ये जो ट्राइबल चीफ्स थे, ब्रिटिश के आने से पहले इनके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर हुआ करता था। ठीक। और ये इनके पास ऐसी शक्ति थी जिससे कि ये लोगों पे शासन कर सकें, और इनकी जो लंबी चौड़ी टेरिटरी थी, जो जंगल का बहुत बड़ा इलाका था, वो इनके हाथ में था। कंट्रोलिंग पावर थी। इनकी अपनी पुलिस थी कुछ इलाकों में। ठीक है। और ये डिसीजंस भी लिया करते थे, बहुत ही जो इंपॉर्टेंट मसले हुआ करते थे उस पर ये डिसीजन लेते थे, यानी कुल मिला के बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जब ब्रिटिश आ गए, तो ब्रिटिश रूल में जो है ये जो चीफ थे, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी को खो दिया, और इनके अंडर में सिर्फ कुछ गांव रह गए। ब्रिटिश ने ऐसा कहा कि आपका टाइटल हम नहीं ले रहे, आप मुखिया ही रहेंगे, लेकिन आप कुछ गांव के रहेंगे। तो इनका जो प्रशासनिक अधिकार था वो छिन गया, और इनके ऊपर ऐसा जोर डाला गया कि वो ब्रिटिश लॉज को फॉलो करें। ठीक है। अब इनके जो पारंपरिक फंक्शंस थे उसको ये लोग जो है पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ ट्राइबल्स पे कॉलोनियल रूल का। अब दूसरा जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, अब इसमें जो आपके ब्रिटिश थे, जैसा कि अभी हमने देखा था, वो हंटर्स और गैदरर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर करने वालों को असभ्य कहा करते थे, जंगली कहा करते थे। कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि उनको बहुत चिंता थी उनकी कारण ये था कि वो चाहते थे कि ये जगह सेटल हो जाएं। यानी अगर आपको किसी को पकड़ना होता है और वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो आप तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, जब वो रुकेगा तब आप उसको पकड़ेंगे। तो वो उनको पकड़ना चाहते थे, इसलिए चाहते थे कि पहले रुके और कहीं बैठ जाएं, तभी हमारे पकड़ में आएंगे। ठीक है। तो वो चाहते थे जगह सेटल डाउन हो एक फिक्स प्लेस पे, ताकि हम आराम से उनको कंट्रोल कर सकें और उन पे अपना दबाव करें, यानी अपना प्रशासन चलाएं अपने हिसाब से। उनको हम फिर क्या करें, जो हम चाहें वो ऐसा काम करें। ठीक है। और इसका मुख्य मुद्दा क्या था? बाबू बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी आपका रेवेन्यू, पैसा। यानी अगर एक जगह रहेंगे, लैंड पे कल्टीवेशन करेंगे, खेती करेंगे, क्रॉप जनरेट होगी, तो हमको टैक्स पे करेंगे, और टैक्स पे कर देंगे तो फिर हमको फिर उससे आराम से अच्छा खासा पैसा मिला, जो कि हमको अपने काम को चलाने के लिए चाहिए। ठीक है। तो इस दौरान ब्रिटिश ने इसी के अंतर्गत लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया। लैंड सेटलमेंट मतलब इसमें इन्होंने क्या किया, ज़मीनों को मेजर किया, उसको नापा जोखा, फिर कहा कि इतनी ज़मीन पे इस व्यक्ति का अधिकार है, इतनी ज़मीन पे इस व्यक्ति का अधिकार है, उस ज़मीन पे ये मालिक है, और जो जो मालिक है जिस जिस ज़मीन का, उसको इतना इतना रेवेन्यू पे करना है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें होता क्या था कि जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, अभी ये जो ट्राइबल्स हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहे हैं, उसको आपने कहा पीसेंट यानी किसान। तो इन्हीं ट्राइबल्स में से एक ग्रुप को इन्होंने लैंड ओनर बना दिया, या भाई इस ज़मीन के मालिक हैं, और कुछ पीसेंट को इन लोगों ने टीनेंट घोषित कर दिया। यानी ये लैंड ओनर जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं, आप उसमें जाके खेती करेंगे और आप इनको क्या देंगे, रेंट देंगे, आप पैसा देंगे। फिर ये जो लैंड ओनर हैं उसी पैसे को हमको बतौर रेवेन्यू पे करेंगे, किसको, ब्रिटिश को। यानी ये पैसा रेवेन्यू जाएगा स्टेट को।
ठीक है, तो इस प्रकार का जो है कॉलोनियल रूल जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर थोपा गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए। अब ये सब इन लोगों ने लागू तो कर दिया कि भाई आपको इस प्रकार से करना है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इतना आसान क्यों नहीं था? क्योंकि अब ये जो सेटल होने वाली प्रॉब्लम थी वो झूम कल्टीवेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें थी। ठीक है, अब झूम कल्टीवेटर्स घूम घूम के खेती क्यों करते थे? क्योंकि वो प्रकृति के संपर्क में थे, उनको पता था कि हमारे आसपास की ज़मीन, वायु, जल, इसकी उपलब्धता कैसी है, कब हमारी फसल होगी, कब नहीं होगी, तो उसी हिसाब से वो अपना काम करते थे। लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आई। तो इसी वजह से जब उन्होंने जिस प्रकार की पॉलिसी थोपी, ठीक है, तो इससे दिक्कत होने लगी, क्योंकि कुछ एरियाज़ जहाँ पे पानी कम था, जहाँ की मिट्टी सूखी थी, फर्टाइल नहीं थी, वहाँ पे जो है ये कल्टीवेशन करना बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि खेती तो होती है पानी से और फर्टाइल मिट्टी से। तो जब वही कम है या वो नहीं है तो फिर आपका क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होगा? तो इससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो लो हो गई। ठीक? इससे परेशान होके ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब उन्होंने ब्रिटिशर्स पे दबाव डाला कि आप हमको दोबारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने दें। तब ब्रिटिश ने परेशान होके कहा कि ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज में आप जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जंगल का कानून एंड देयर इम्पैक्ट, यानी जो लॉज, फॉरेस्ट लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए वो क्या थे और उनका ट्राइबल्स के ऊपर किस प्रकार का इफेक्ट देखने में आया। अभी जैसा कि हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो पूरी तरीके से जंगलों से जुड़े थे। ठीक, लेकिन अब जिस प्रकार का फॉरेस्ट लॉ बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, ये इसका बहुत ही बुरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। क्योंकि जो फॉरेस्ट लॉ था उसके मुताबिक अंग्रेज़ों ने डिक्लेयर कर दिया कि जो जंगल हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी हैं, और कुछ ऐसे जंगल उन्होंने क्लासिफाई कर दिए कि ये रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, ऐसे रिजर्व्ड फॉरेस्ट जहाँ पे कि अब फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो उसमें घुस नहीं सकते, ना तो हंटिंग कर सकते हैं, ना तो कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, ना तो उसमें खेती कर सकते हैं। यानी पूरी तरीके से जंगल के लोगों को उनके जंगल से इन लोगों ने बाहर कर दिया। ओके, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? क्योंकि जब इतने सालों से इनका रहना, सर्वाइवल सब जंगलों पे निर्भर है और आपने वहीं से इनको काट दिया, तो इनकी भूखे मरने की नौबत आ गई। तब ये काम की तलाश में जो है जंगल से बाहर की ओर भागने लगे। ओके, तो ये तो इनकी समस्या। एक दूसरी चीज़ थी, इनके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था, लेकिन अब इसका ब्रिटिशर्स के ऊपर भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स बाय रेलवे लाइन बिछा रहे थे उस टाइम, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, जंगल पे जंगल के जंगल लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ काटे जाते थे, उसके लॉग ढोने होते थे। ठीक है, पटरियाँ बिछानी होती थी, उस पर सब काम था। तो अब वो कौन करेगा? तो अब आपने रेस्ट्रिक्शन तो लगा दी लोकल ट्राइबल पीपल के ऊपर, लेकिन अब इससे क्या हो गया? अब आपको मजदूर नहीं मिल रहा। ओके, अब ये परेशान हो गए। तो अब इन लोगों ने एक इसकी एक तोड़ निकाली कि अब क्या किया जाए। तो इन लोगों ने इनको लालच दिया। ठीक है, यानी जो झूम कल्टीवेशन कर रहे थे उनको कहा कि हम आपको छोटे से ज़मीन का टुकड़ा दे रहे हैं जंगल में, आप उस पर खेती कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त हमारी ये है कि आप हमको अपनी मजदूरी देंगे, यानी आप हमारे लिए काम करेंगे। हम जो भी आपको काम बताएंगे, लकड़ी काटने का, ढोने का, आप सब करेंगे, और आप पूरे जंगल का ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब इस फॉरेस्ट लॉ का ट्राइबल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर विरोध किया, उनको बहुत कष्ट हुआ इससे, और उन्होंने इसको पालन करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसी के तहत बहुत सारे विद्रोह देखने में आए, जैसे आपका सोंग्राम संगमा 1906 में जो कि आसाम में हुआ, फिर आपका फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में देखने में आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपकी ट्रेड के साथ क्या दिक्कत थी, यानी जो व्यवसाय था उसमें किस प्रकार की परेशानियां थी। अभी 19वीं शताब्दी में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने इस बात को अभी तक समझ लिया था कि ये जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स हैं ये बहुत जल्दी जल्दी जंगल में आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मतलब हमेशा पहुंचे रहते थे ये लोग, और ये अक्सर आके क्या करते थे, ये या तो जंगल के प्रोड्यूस को खरीदने आते थे, ठीक है भाई हमको ये दे दीजिए आप, या क्या करते थे, बोलते थे कि आप हमसे कैश लोन ले लीजिए, ठीक है, उधारी पे ले लीजिए, या कहते थे कि आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको पैसा देंगे। ठीक, अब इसमें जो आपका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है झारखंड, जो कि पहले हजारीबाग कहा जाता था, उसको आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपके ट्राइबल्स थे वो सिल्क उगाने का, सिल्क पैदा करने का काम करते थे, कुकून्स को पालते थे। ठीक है, तो इसमें जो व्यवसायी थे, सिल्क के जो व्यापारी थे जो सिल्क बेचते थे, ये क्या करते थे, अपने एजेंट्स भेजते थे। ठीक है, ये एजेंट जाते थे जंगलों में ट्राइबल के पास, और वो जो है फिर इन लोगों को लोन देते थे। ठीक है, लोन देते थे कि आप कुकून को रियर कीजिए, कुकून तैयार कीजिए आप, और जब कुकून तैयार हो जाते थे फिर ये एजेंट उसको
ट्राइबल लोगों से खरीदते थे और इसकी कॉस्ट क्या थी, 3 to 4 रुपीज़ फॉर 1,000 कुकून्स। यानी 1,000 कुकून खरीदेंगे तो वो 3 से 4 रुपए के दर पे हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट करते थे उसको बर्दवान या फिर गया में। और किस कॉस्ट पे करते थे, यानी जिस प्राइस में इन लोगों ने ट्राइबल से खरीदा है उसके 5 गुना, ठीक उससे 5 गुना ज़्यादा। ठीक। यानी कौन कमा रहा है इसमें, जो व्यवसायी है वो पूरी तरीके से पैसा कमा रहा है, प्लस जो मिडिल मैन यानी जो बिचौलिया है, किसका बिचौलिया, ट्रेडर और आपके ट्रैवल के बीच का, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था क्योंकि वो बिचौलिया था। ठीक है। इसमें घाटा किसका हो रहा था, सिल्क ग्रोवर्स का, यानी जो आपका सिल्क का कुकून बेच रहे हैं, क्योंकि उनको सबसे कम पैसा मिलता था। ओके। तो ये जब एक कंडीशन इन लोगों को समझ में आई ट्रैवल लोगों को, तो वो गुस्से से भर गए और उन्होंने इनको फिर दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया। राइट। अब इन सब परिस्थितियों से परेशान होके, ठीक है, कुछ ट्राइबल्स ऐसे तो जंगल छोड़ के बाहर जाने लगे कि भाई अब हम जंगल में नहीं रह पा रहे हैं, तो हम जो है काम की खोज में बाहर निकल जाएंगे। तो अब ये जो बाहर निकल गए, इनकी जीवन और भी ज़्यादा मुसीबत से भरा हुआ था। कैसे, देखिए, फ्रॉम लेट 19th सेंचुरी, अब इस दौरान जो है आपकी जो टी प्लांटेशंस थे बहुत बड़े तौर पे, मतलब ये आपका काम कर रहे थे, आपकी माइनिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी। और ये जो आपका माइनिंग का काम है, टी प्लांटेशंस में लेबर बहुत ज़्यादा लगते थे। ठीक है। अभी आ कहाँ से रहे थे, अब इसमें आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये जो है ट्राइबल्स को चुनते थे और इनको बहुत ही कम पैसा दिया करते थे। ठीक है। और यही जो आपके लेबर थे, जो ट्राइबल्स थे, ये आपके टी प्लांटेशंस जो कि आसाम में थे वहाँ काम किया करते थे, फिर आपके जो झारखंड की कोल माइंस है वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। तो अब बेचारे जंगल में भी झेल रहे थे, उसके बाद जब बाहर आ गए तो यहाँ भी ये लोग परेशान हो गए। और ये इसलिए यहाँ पे फंसते थे क्योंकि ये लोग काम की तलाश में आते थे। ठीक है। तो हार के इन लोगों को इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ा। अब इन सब चीज़ों से परेशान होके क्या हुआ, आपके जो ट्राइबल्स थे उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह छेड़ दिया और उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि ये जो लॉज बन रहे हैं इनको चेंज किया जाए और उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं कल्टीवेशन करने के या हंटिंग या गैदरिंग के, उस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाए। और ये जो न्यू टैक्स लॉ लगाया आपने हमारे ऊपर उसको भी हटाइए। और ये जिस प्रकार का अत्याचार हमारे ऊपर, शोषण जो ट्रेडर मैनेंडर कर रहे हैं उसको भी आप बंद कीजिए। ठीक है। इसी के तहत जो है आपके बहुत सारे रिबिलियन देखने में आए, जैसे आपका कोल्स रिबिलियन जो कि 1831 से 1832 तक चला आपका, फिर आपका संथाल रिबिलियन 1855 में हुआ, फिर बस्तर रिलीजन इन सेंट्रल इंडिया 1910 में, फिर वर्ली रिवॉल्ट इन महाराष्ट्र 1940 में, और इसी में एक मूवमेंट देखने में आया जो कि बिरसा साहब ने किया था। ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हुआ। अब ये नाम था, जो मूवमेंट जुड़ा है बिरसा जी के साथ, ये बिरसा मुंडा नाम के व्यक्ति थे, एक ट्राइबल थे। सो ये ही वॉज बॉर्न इन मिड 1870s इन अ पुअर फैमिली। बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जंगलों में खेलते, बांसुरी बजाते, भेड़ चराते, मतलब इस तरह ये इनका अपना बचपन बीत रहा था। और इनके जो पिताजी थे ये बेचारे बहुत गरीब थे, घूम घूम के यहाँ काम की तलाश करके, काम करके किस तरह से इन लोगों का पालन पोषण करते थे। अब ये जो आपके मुंडा साहब थे, इनका जो ग्रोइंग पीरियड था, जब ये बड़े हो रहे थे तो ये लगातार कहानियाँ सुन रहे थे। ठीक है। यानी आपके जो पहले की मुंडा अपराइजिंग जो रिवोल्ट हुए थे उनकी कहानियाँ बतौर सुना करते थे। और इन्होंने बहुत से ऐसे लीडर्स को देखा, सरदार्स को, जो कि लोगों को बराबर इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे कि आप जो है विद्रोह कीजिए, यानी आपके साथ जो हो रहा है, आप गलत हो रहा है, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और वो अक्सर जो है गोल्डन एज की बात करते थे। गोल्डन एज यानी एक स्वर्णिम युग। ठीक है। मतलब ऐसा युग था कि इसकी बातें किया करते थे। तो उस स्वर्णिम युग में क्या था, मतलब ऐसा गोल्डन एज जहाँ पे कि मुंडास पूरी तरीके से दिक्कूस के अत्याचार से फ्री रहें, उनके उनका शोषण ना हो और उनकी ज़मीनों पे जो अधिकार है, ठीक है, वो उनको वापस मिल जाए। और वो अपने आप को जो है ओरिजिनल सेटलर्स ऑफ रिलीजन के वंशज समझा करते थे। और बराबर इस बात के लिए जो उनके लीडर्स थे वो प्रेरित करते थे कि आप अपनी ज़मीन के लिए फ़ाइट कीजिए और अपने राज्य को आप वापस छीन लीजिए। ठीक है। अब इस बीच में जो आपके मुंडा थे ये जो है कुछ लोकल मिशनरी स्कूल के कांटेक्ट में भी थे। यानी वहाँ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो बराबर उपदेश देते थे, तो वो सुनते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसा सुना था कि ये पॉसिबल है बिरसास के मुंडास के लिए कि वो अपना किंगडम वापस ले लें, उनको अपना स्वर्ग वापस मिल सकता है। और इस दौरान वो कुछ वैष्णव प्रीचर्स के भी कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने जनेऊ भी धारण किया था और बहुत से ऐसे सात्विक आदतों को भी उन्हें अपनाया था।
और उनके विचारों से जो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी उनके जो भी विचार थे उनको ध्यान से सुनते थे और उनको उन्होंने अपने दिमाग में बैठा रखा था। तो जब बिरसा साहब बड़े होने लगे, तो उन्होंने जो है एक मूवमेंट की शुरुआत की। और मूवमेंट उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे, यानी उनको लगता था कि हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है इसको दोबारा से जो है सुधारने की ज़रूरत है। तो ये मुंडास को कहते थे कि आप जो है अपनी गंदी आदतें छोड़ दीजिए, ये जो आप शराब पीते हैं उसको छोड़िए, आप अपने गांव में साफ़ सफाई रखिए, और जो आप ये अंधविश्वास के शिकार हुए हैं उसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अभी उनके मिशनरीज से और वैष्णव प्रीचर्स के कुछ विचारों से ये बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, यानी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। लेकिन धीरे धीरे फिर इनको बहुत सी चीज़ें पता लगी, जिससे कि फिर ये बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए बाद में मिशनरीज से और हिंदू लैंडलॉर्ड से, क्योंकि इनको तब पता चला कि ये लोग किस तरीके से जो है इनकी समुदाय को बर्बाद कर रहे हैं। फिर 1895 में जो है बिरसा ने जो है जो मूवमेंट चलाई थी उसी के तहत ये अपने फॉलोअर्स को इन्होंने कहा कि आपका जो एक बहुत ही एक चमकता हुआ जो अतीत है उसको आप उसको याद कीजिए, ठीक है, उसको दोबारा से आप वापस लाइए, उसको हासिल कीजिए। तो इनका जो ग्लोरियस पास्ट, जो गोल्डन एज था, उसके फीचर्स क्या थे, यानी क्या विशेषताएं थी इसमें। उनका ऐसा मानना था कि भाई जब हम लोग उस युग में रहा करते थे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। हम लोग तटबंध बनाया करते थे और झरनों का ताज़ा पानी उसको टैप किया करते थे, ट्रीज़ और बागीचे लगाते थे, खेती करते थे, उससे हम लोग अपना जीवन चलाया करते थे, और किसी भी हम अपने रिलेटिव को या किसी की हत्या नहीं करते थे। ठीक है। तो बिरसा जी का मानना था कि जो लोग हैं उनको फिर से अपने खेतों में वापस आना चाहिए, कल्टीवेशन करना चाहिए, उस पे अपना अधिकार जमाना चाहिए। तो अब बिरसा की जो एक्टिविटीज़ थी ये ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का कारण बनी। इससे ब्रिटिश चिंता में आ गए। उनको ऐसा लगा कि अब बिरसा जो है एक पॉलिटिकल एम के साथ चल रहे हैं, एक राजनीतिक इनका हित है। वो अब उनका एक ही हित है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मिशनरीज़ को, मनी लेंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को यहाँ से खदेड़ना चाहते हैं, जंगलों से बाहर करना चाहते हैं, और खुद जो है मुंडा राज कायम करना चाहते हैं, जिसमें वो खुद अपने आप को लीडर बना के रखेंगे। ऐसा जो है ब्रिटिश को लगा। अब इस दौरान जो आपके ट्राइबल्स थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है। तो अब ये सब कारण बना आपके मूवमेंट का, यानी विद्रोह शुरू हो गया। अब जितने भी आउटसाइडर्स थे जिनको कि ट्राइबल्स दिक्कूस कहा करते थे, वे लोग और साथ में जो आपके हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, इनको जो है ट्राइबल्स ने चिन्हित किया कि यही हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। ठीक है। ये पहला कारण था, यानी इन लोगों का विद्रोह क्यों हो रहा था, मूवमेंट क्यों हो रहा था। पहला, इन्होंने ये समझा कि जो आपके दिक्कूज हैं, फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस हैं जो बाहर से आए हैं, प्लस जो हमारे हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, ये हमारे ऊपर शोषण कर रहे हैं। और ये जो नई नई रोज लैंड पॉलिसीज निकालते हैं ब्रिटिश, इसकी वजह से हमारा जो पारंपरिक तरीका था खेती करने का ये बर्बाद हो गया। अब ये जो हिंदू ज़मींदार हैं जो हम लोगों को पैसा उधार देने वाले हैं, ये धीरे धीरे हमारी ज़मीनों के ऊपर अधिकार करते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग हमको अपनी चालाकी से लोन में और गरीबी में फंसा देते हैं, और ये हमारी ज़मीन हमसे छीन ले रहे हैं। ठीक है। और ये जो मिशनरीज थे जो क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, ये अक्सर जो है मुंडास के जो पारंपरिक तरीके की सभ्यता संस्कृति है उसकी बुराई किया करते थे। तो ये सब कारण था जिससे कि ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा परेशान थे, और वो लोग जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अब ये सब जब होने लगा तो बिरसा साहब इसमें संलिप्त थे, उनको लीडर माना जाता था। तो अब इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है 1895 में उनको अरेस्ट कर लिया। मतलब जैसे जैसे आपका जो मूवमेंट था बढ़ने लगा, उग्र होने लगा, तो ब्रिटिशर्स को लगा कहीं ऐसा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसको हम पहले ही दबा देते हैं। ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने जो बिरसा को अरेस्ट किया फटाफट, और इनके ऊपर चार्जेस लगा दिए कि आप जो है विद्रोह फैला रहे हैं, दंगा करवा रहे हैं, और उनको 2 साल की जेल में भेज दिया। अब 2 साल की जेल करने के बाद जब बिरसा साहब 1897 में फिर से बाहर आए, अब जैसे ही बाहर आए इन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया, लोगों को इकट्ठा किया, अपनी भाषा में, ट्रेडिशनल तरीके में, लैंग्वेज और सिंबल में लोगों से अर्ज किया, रिक्वेस्ट की, उनको याद दिलाया उनके पास्ट के बारे में, उनको एहसास दिलाया कि आप कौन हैं। ठीक है। और बराबर लोगों को कहा कि जो रावण है, रावण किसको कहा इन्होंने, दिक्कूस को, फॉरेनर जो यूरोपियंस हैं, जो रावण है उसको आप मार दीजिए, इसका खात्मा कीजिए, और आप अपने राज्य की स्थापना कीजिए, और आप मेरी लीडरशिप में रहिए, मैं आपको राह दिखाऊंगा। ठीक है। और इसके तहत जब लोग बिरसा साहब को फॉलो करने लग गए, तो फिर उन्होंने इसी के अंडर में फिर बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्चेस पे अटैक किया, माइलैंडर्स की और ज़मींदार की प्रॉपर्टी पे रेड की। ठीक है। और इनका एक सफ़ेद झंडा चला जो कि बिरसा राज का सिंबल माना गया, उसको इन्होंने फहराया। ठीक। अब 1900 में जो है अकस्मात आपकी जो है बिरसा साहब की मौत हो गई, क्योंकि वो कॉलरा से पीड़ित थे। अब उनकी मौत के साथ ही जो इनका मूवमेंट चल रहा था वो जो है वो धूमिल पड़ गया। तो मूवमेंट तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसके बहुत ही फ़ायदे हुए। और फ़ायदे कौन से थे,
ये फेलियर तो था बट इट वॉज स्टिल सिग्निफिकेंट बिकॉज फर्स्ट रीज़न वॉज इसने जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट के ऊपर अच्छा खासा एक प्रेशर डाला कि आप ऐसे कानून बनाइए ताकि जो ट्राइबल्स की ज़मीनें हैं वो उनसे कोई इतनी आसानी से छीन ना ले, कोई बाहर वाला आके हमारी ज़मीनें न छीने। और दूसरा, ट्राइबल लोगों ने शो कर दिया कि उनके अंदर इतना क्षमता है कि वो किसी भी अन्याय के खिलाफ और ब्रिटिश के जो अनजस्टिस चल रहा है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, उसको प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा इसमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है बिरसा मुंडा का। वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो आपने देख ही लिया है। जैसे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में। जैसे आपके बिरसा मुंडा साहब हैं, आपको पता है कि वो छोटा नागपुर के जंगलों में, वहाँ के गाँव में पले बड़े, झारखंड में। अब इसमें जो ख़ास बात है कि लोग ऐसा मानते थे कि उनके पास कुछ मिराकुलस पावर हैं, चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिससे कि वो बहुत सी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं और अनाज को जो है उसको दुगना तिगुना कर सकते हैं। ठीक है, और बिरसा साहब ने भी ऐसा डिक्लेयर कर रखा था, कहा कहा हुआ था कि मैं जो है भेजा गया हूँ प्रभु के द्वारा, मुझे भगवान ने भेजा है और मुझे अपॉइंट किया है ताकि मैं आप लोगों को बचा सकूँ इन लोगों के अत्याचारों से, और ताकि आप इनके गुलाम ना बने। ये दिक्कू जो बाहर से आए हुए हैं इनसे बचाने के लिए भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है। और लोग जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। इनको इन्होंने भगवान का दर्जा दिया था कि भाई बिरसा साहब भगवान के बराबर हैं और ये हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यही बिरसा साहब की लीडरशिप के अंडर में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने कॉलोनियल रूल के खिलाफ अपने गुस्से को प्रदर्शित किया और उनका विरोध किया इन देयर ओन स्पेसिफिक वे, inventing their own rituals and the symbols of struggle. Okay, so this is a whole chapter and I hope the chapter is completed and all the content is very clear to you. And in the next class we are going to start with your chapter 5th. तो आप इन नोट्स को पढ़िए और रेफर कीजिए, and to the next class we'll meet again in the next video. Till that time, see you, bye bye.